भारत में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आगामी 10 वर्षों के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त के प्रमुख गुण इस प्रकार थे। राज्य की आय में वृद्धि। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप राज्य की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि जो भू राजस्व की दर निर्धारित थी वो 1765 में प्रचलित दरों से दोगुनी हो गई थी। दूसरा, इस व्यवस्था में से पूर्व भू राजस्व निर्धारण के लिए सरकार को बार बार भू राजस्व का निर्धारण करना पड़ता था, लेकिन इस व्यवस्था में एक ही बार में लगान निर्धारित कर दिया गया, जिससे समय और धन की वृद्धि हुई। कंपनी की आय इससे निश्चित हो गई, जिससे आर्थिक योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन कार्य आसान हो गए। कंपनी के अधिकांश कर्मचारी राजस्व के मामले से में मुक्त हो गए, जिससे उनकी सेवाएं अब दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लिया जाना संभव हो गया। दूसरा, जमींदारों के वर्चस्व में वृद्धि। जमींदारों के साथ समझौता करके अंग्रेजों ने एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जो अपने अस्तित्व के लिए कंपनी पर निर्भर था। इस प्रकार समाज में एक अभिजात और स्वामी भक्त वर्ग का निर्माण हुआ, जो संकट के समय अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहा। भू राजस्व निर्धारित हो जाने से किसान और जमींदारों को ये पता चल गया कि अब उसे इतना भू राजस्व चुकाना है। अगर वे अधिक मेहनत करके अधिक उत्पादन करेंगे तो उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। इसलिए उन्होंने जो कृषि भूमि को बढ़ाया। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि हुई। इस व्यवस्था के लागू होने से पूरे बंगाल में एक रूपता आ गई। जमींदारों के न्यायिक अधिकार छीन जाने से कंपनी को लाभ हुआ, क्योंकि अब जमींदार कृषि पर अधिक ध्यान देने लगे, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हुई। कंपनी द्वारा जमींदारों का पक्ष लेने व किसानों की उपेक्षा नहीं हुई। इस व्यवस्था के समर्थकों का मानना है कि कंपनी द्वारा जमींदारों का पक्ष लिया गया तो रैयत के हितों की पूर्णतः उपेक्षा भी नहीं की गई, क्योंकि जमींदार को उन्हें पट्टे देने होते थे। यदि वे रैयत के अधिकारों का अतिक्रमण करते तो रैयत से न्यायालय में जाने का भी अधिकार था। स्थायी बंदोबस्त के दोष। इससे किसानों के हितों की उपेक्षा हुई, क्योंकि भारत में किसान ही भूमि के मालिक माने जाते थे, लेकिन इस व्यवस्था में कंपनी ने जमींदारों से समझौता करके उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया। भू राजस्व की ऊंची दरें निर्धारित की गई। जो जमींदार इस दर को नहीं चुका पाते थे उन्हें भी जमींदार से बेदखल कर दिया जाता था। किसानों की दयनीय स्थिति। जमींदार धीरे धीरे धनी हो गए और वे शहरों में शान शौकत से रहने लगे और भू राजस्व के लिए एजेंट नियुक्त कर दिए गए, जिससे किसानों के हितों की उपेक्षा हुई और एजेंट किसानों से मनमाने लाख बाग बेकार आदि वसूल करते थे। इससे राज्य के हितों की भी पूर्ण उपेक्षा हुई। कंपनी ने किसानों तथा कृषि के कल्याण के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया। यह व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीयता के लिए भी घातक सिद्ध हुई, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता का एक ऐसा स्वामीभक्त वर्ग तैयार हो गया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। किसानों पर लगान का भार इससे बढ़ गया, उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि जमींदार भूमि के मालिक बन गए और वे किसानों को निम्न तथा हेय दृष्टि से देखते थे। संक्षेप में, इस व्यवस्था से भारतीय समाज में असमानता की खाई चौड़ी हुई, आर्थिक विषमता बढ़ी, जमींदार वर्ग विलासितापूर्ण और अय्याशी हो गया। दूसरी तरफ कृषि और किसान के हितों की पूर्णतया उपेक्षा हुई।